हम्म, चलिए आज हम आए हैं वर्ग 10वीं का इकोनॉमिक्स का 5वां चैप्टर रोजगार एवं सेवाएं लेकर। आर्थिक विकास संबंधित है परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन से। ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। कहता है विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न होती है। विकासशील देशों में यानी कृषि पर निर्भर रहती है। मनरेगा चलिए नहीं सॉरी नरेगा कार्यक्रम के नाम से किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो नरेगा से महात्मा गांधी जी को। कहता है कि निम्नलिखित में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवाएं। तो आर्थिक कहेगा तो वित्त होगा, ठीक है। मानवीय पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। इनमें से सभी मानवीय पूंजी ये सभी कहलाती है। निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। उत्तर होगा बिहार। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन करना, समाज सेवा, परोपकार या जीव को उपार्जन। तो उत्तर होगा आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है जीव को उपार्जन करना। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? गैर सरकारी। सैन्य सेवा ये सरकारी है, वित्त सेवा सरकारी है, मॉल सेवा ये गैर सरकारी है, रेल सेवा सरकारी है। तो उत्तर क्या होगा? मॉल सेवा। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? तो 100 दिन का। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? ज्ञान, कौशल, अनुभव। इनमें से सभी। तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक इनमें से सभी। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया? 1989 ईस्वी में। इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। तो आर्थिक विकास से सहकारी क्षेत्र नहीं है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। इनमें से सभी। उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो भारत में सेवा क्षेत्र को 2 वर्गों में बांटा जाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान है तो सेवा क्षेत्र का। कहता है छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? उपभोक्ता। निम्नलिखित में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ऊर्जा, शिक्षा, यातायात, संचार। तो ऊर्जा है जो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। मनरेगा शुरू हुई थी किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश से। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? अभी मैंने बताया है सेवा क्षेत्र का। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई है? आंध्र प्रदेश से। कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन कह रहे हैं? छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों। चौथा संरचनात्मक बेरोजगारी। तो छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी दोनों। उत्तर हो जाएगा सी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो बी निर्माण क्षेत्र को। चलिए छठा चैप्टर वैश्वीकरण। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण। तो राष्ट्रीयकरण। निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला। इनमें से सभी। उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? विश्व अर्थव्यवस्था से। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं? 5। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को। इनमें से सही, इनमें से सभी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। सारे विदेशी है, केवल टाटा नहीं है। WTO यानी विश्व व्यापार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का पूरा फॉर्म होगा, पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था?
तो 1995 में। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने के लिए कौन सी संस्था है? विश्व बैंक, IFS, UN, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है, इसका WTO है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। सही उत्तर दे तो इनमें से कोई नहीं। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किस में बदल दिया गया है? किससे बदल दिया है? विशेष औद्योगिक क्षेत्र में, विशेष संवर्धन क्षेत्र में, विशेष आर्थिक क्षेत्र में, विशेष विकास में। विशेष आर्थिक क्षेत्र में। निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो चलिए, नोकिया, सैमसंग, इन्फोसिस, फोर्ड मोटर्स। तो इन्फोसिस जो है ना, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बाकी सब विदेशी कंपनियां है। 7वां चैप्टर है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया? तो 1986 ईस्वी में। खाद्य पदार्थों को शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? एग मार्क। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कृषि उत्पादों को मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? एग मार्क को। उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपया, 10 रुपया, 70 रुपये, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ठीक है जी, कोई रुपया नहीं लगता है। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 ईस्वी में। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005 में। कहता है स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक होता है? तो सोना का हॉलमार्क होता है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? राजयोग में। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय का स्रोत है, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए, ठीक ना। आपका किताब से बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। धन्यवाद।